वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें आज का जो टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय प्रकृति के कारण, और हम लोग कुछ तुलना करेंगे जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनाल के अम्लीय गुणों में किसका अम्लीयता ज़्यादा है, उसी तरह से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसका अम्लीयता ज़्यादा है। ये सब आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय प्रकृति का कारण को समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक बात मैं बताता हूँ कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, देखिए आर, यहाँ पर कुछ समूह आर, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, एच। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझिएगा ध्यान से कि जब इसको किसी H2O विलयन में प्रवेश कराया जाता है या क्रिया करवाया जाता है तो होता क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ना, वो टूट कर देता है हाइड्रोनियम आयन। कैसे? आर सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ। और यहाँ एक चीज़ आ जाती है कि जब ये बॉन्ड टूटती है, OH के बीच का जो बॉन्ड टूटती है तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन के पास और इसमें आता है माइनस चार्ज, और हमारे पास जो H+ आयन है वो बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलती है तो वो क्या बनाता है आपका H2O है क्या, तो हो जाएगा H3O। ये हो जाएगा आपका हाइड्रोनियम आयन। ये अभी मैं नॉर्मल बता दिया। अब आपको आगे समझ आता जाएगा कि एक्चुअली में होता क्या है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, एकदम नॉर्मल मामूली बात करते हैं पहले, है ना, कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अम्लीय क्यों होता है ना। उसके बाद मैं 2-3 प्रकार से परिभाषा आपको देने की कोशिश करूँगा जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगा, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं कि इसका हम लोग अनुनादी संरचना देख लेते हैं। देखिए पहले कि आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ये हो गया। इसके अनुनादी संरचना देखिए तो अभी ये वियोजित नहीं है, ये अवियोजित है। मतलब टूटेगा मतलब वियोजित बोलेंगे, अभी अवियोजित है ना। तो होता क्या है इसके अनुनादी संरचना में कि ये फर्स्ट संरचना कि ये आंशिक रूप से माइनस चार्ज होता है, आपको पता है, ये आंशिक रूप से प्लस चार्ज होता है। तो ये यहाँ पर कोई, आपको एक चीज़ और बता चुका हूँ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कम न्यूक्लियोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है ना। मतलब कहा जाए ये कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। क्यों, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड है उसका जो कार्बन है वो अधिक इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये भी बता दिया हूँ, दोनों में फ़र्क बता दिया हूँ मैं, है ना। ओके, क्योंकि इसमें प्लस आयन है, ये जो कार्बन है वो प्लस आयन बना ही रहता है, और इसमें जो प्लस आयन है कार्बन में बना नहीं रहता। देखिए ये निकल जाएगा, देखना समझना आप, है ना, कि जब कोई इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर अटैक करेगा तो ये जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, आपके पास कार्बन के पास जाएगा। नहीं, पहले अनुनादी संरचना समझ लेते हैं, अभी अटैक करने वाली बात नहीं करते हैं। कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी ओर खींचता है, तब इस ऑक्सीजन में आ जाता है आपका माइनस चार्ज। क्या जाता है, माइनस चार्ज। ओके, क्या चार्ज है, माइनस चार्ज। और आ जाएगा इस कार्बन में प्लस चार्ज। क्लियर है, कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ये दूसरा मैं बना रहा हूँ, ये रफ है ना, मैं मेन फिर से बनाऊँगा, ठीक है। अब इसमें आ जाता है प्लस चार्ज, प्लस चार्ज आता है तो यहाँ पर देखिए इस हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। क्या होता है, लोन पेयर। ये बता चुका हूँ मैं कि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड में प्लस आयन होता है तो फटाक से आकर इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, लेकिन होता क्या है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना इस कार्बन में, तब ये बास का जो ऑक्सीजन है वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैच कर देता है, और इसका जो प्लस आयन वाला भाग है वो क्या होता है, कट जाता है। मतलब अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। क्लियर हो गया, मतलब ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब हमारा मेन पॉइंट ये है, इसको आप पेंडिंग में रखिए, है ना, कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तब क्या बनेगा, ये इसको भी मत बने, है ना। यहाँ पर बनेगा आर सी सिंगल बॉन्ड ओ, माइनस चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा है, और यहाँ
यहाँ क्या होता है, ये जो अभी बताया ना मैंने अभी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थापित होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है। और जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो कौन सा चार्ज आएगा, इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो गया आपका दूसरा संरचना, क्लियर हो गया। अब हम लोग तीसरे संरचना के बारे में बात करते हैं ना। तो तीसरे संरचना में होगा क्या कि देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और ये भी आपको पता है कि ये ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड क्लियर नहीं करता है, आपको तो पता है पहले से, है कि नहीं। मतलब इसका जो लोन पेयर है, देखिए यहाँ पर कैसे लोन पेयर था, पहले 1 और 2, 3 और 4 था, और बाकी डबल बॉन्ड में खर्च हुआ था, 6 होता है तो जी 1 और 2 करके 6 होता खर्च हुआ था, तो इसमें से 2 इसमें और आ गया था इस बॉन्ड का, ये देखो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया था, मतलब 2 2 4 2 3 6 हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर वापस आएगा तो इसी बॉन्ड में ही आएगा ना, मतलब आंशिक रूप से जब हम लोग फिर से क्रिया करवाएंगे, देखिए इसको मैं दोनों तरफ से लिख दिया हूँ, ये देखो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो फिर से वही सी क्रिया होगी, मतलब यहाँ पर फिर बॉन्ड बन सकता है। मतलब इसका जो मेन स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, अनुनाद तब पढ़े होंगे भाई, रेजोनेंस तो पढ़े होंगे, है ना, क्लियर है। तब यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि इसको हम लोग, क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, याद रखिएगा यहाँ डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, और पहले से पता है आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड था करके, क्लियर है ना। तो मतलब यहाँ पर ऐसे तरीके से बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना ये, ठीक है, और इधर इस करके, है ना। जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा, तो इस बॉन्ड के कारण यहाँ पर जो माइनस चार्ज हट जाएगा, इधर का प्लस चार्ज, इधर का प्लस चार्ज क्यों हटाएंगे उसको मैं बताऊंगा आगे, कि वही बताता हूँ कि यहाँ पर जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के टूटने के कारण यही H+ बाहर होता है, और H+ जहाँ बाहर हो गया मतलब आपको समझ आ गया कि वो क्या है, अम्लीय है। और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, मतलब इसमें प्लस चार्ज क्या जाएगा, हट जाएगा, आगे बताऊँगा, है ना। अभी हम लोग अनुनादी संरचना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हो गया, है ना, और इसके साथ क्या है अपने पास है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमको अनुनादी संरचना प्राप्त हुई 3 प्रकार के, क्लियर है, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया। अब आगे देखिए कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ समझना कि अवियोजित कार्बोक्सिलिक अम्ल, अवियोजित है ना भी, ये अवियोजित कार्बोक्सिलिक अम्ल अस्थायी होता है। क्यों अस्थायी होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है वो निकलने के चांसेस हैं। क्योंकि इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो यही बोला जा रहा है कि अयोजित कार्बोक्सिलिक अम्ल अवियोजित है ना, ये वियोजित नहीं है। अवियोजित कार्बोक्सिलिक अम्ल अस्थायी होता है, ये तो क्लियर हो गया। क्योंकि इसके अनुनाद संकर में दो ध्रुवीय कैनोनिकल संरचना का समावेश होता है। 2 ध्रुवीय कैनोनिकल संरचना का समावेश होता है। तो 2 ध्रुवीय मतलब क्या होता है, एक में प्लस चार्ज होना चाहिए, एक में क्या होना चाहिए, माइनस चार्ज। उसी तरह से प्लस चार्ज था, इसमें माइनस चार्ज है। मतलब यहाँ पर जो संरचना प्राप्त हुई है, जो दो ध्रुवीय संरचना, ध्रुवीय मतलब समझ रहे हो ना, इस तरफ का जो भाग है प्लस, इस तरफ का माइनस, प्लस तरफ भाग है, इसको ध्रुवीय संरचना बोलेंगे, क्लियर है ना। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, ध्रुवीय होता है, यहाँ पर कार्बन प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन माइनस चार्ज होता है, ऐसे टाइप से, ठीक है। तो क्या होता है कि अस्थायी होता है क्योंकि इसके अनुनाद संकर में दो ध्रुवीय कैनोनिकल, ये कैनोनिकल क्या है भाई, कैनोनिकल क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए इस तरफ दोनों को तुलना करते हैं, चलो दोनों को तुलना करते हैं। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर क ख ग, क्लियर है। इधर लिख देता हूँ मैं क ख ग, क्लियर है। तो दोनों तरफ अगर बराबर बराबर दिखते हैं तो उसको कैनोनिकल संरचना कहते हैं। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क ख, इस तरफ लिख देता हूँ मैं क ख ग, तो कहाँ ये कैनोनिकल संरचना, ये कैनोनिकल मतलब यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन माइनस चार्ज है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये आर है, एच है, सब यहाँ पर है, जिस तरह से यहाँ पर भी है, मतलब एक कैनोनिकल संरचना है ना। तो अवियोजित कार्बोक्सिलिक अम्ल अस्थायी होता है क्योंकि इसके अनुनाद संकर में, जिसके जो अनुनाद संकर है उसमें 2 ध्रुवीय कैनोनिकल संरचना का समावेश होता है, जिसमें आवेश पृथक्करण होता है। आवेश का पृथक्करण हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आवेश का पृथक्करण मतलब यहाँ पर देखिए ये अभी ये ऑक्सीजन है, ये माइनस चार्ज है, ये ऑक्सीजन है अभी प्लस चार्ज है, क्लियर है। जब यहाँ पर आवेश प्लस चार्ज भी आवेश है और माइनस चार्ज भी है, मतलब जो आवेश है वो अलग अलग है, पृथक हो रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें आवेश पृथक्करण होता है अतः उसमें अस्थायित्व आ जाता है। क्यों अस्थायित्व आएगा, क्योंकि भाई जैसे कि आवेश का पृथक्करण नहीं होता, यहाँ पर
प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्लस माइनस वाला है वो अपना स्थायित्व ग्रहण करने के लिए प्लस की आवश्यकता मतलब क्या करेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और ये अपना माइनस चार्ज को हटाने की कोशिश करेगा, ये अपना प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन लेकर हटाने की कोशिश करेगा। क्लियर है ना, ये इलेक्ट्रॉन देकर हटाने की कोशिश करेगा माइनस चार्ज को, ये इलेक्ट्रॉन लेकर प्लस चार्ज को हटाने की कोशिश करेगा। मतलब जब तक ये स्थायी नहीं होगा तब तक उसको क्या बोलेंगे, अस्थायी बोलेंगे। क्लियर है, तो इसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अविभाजित कार्बोक्सिलिक अम्ल अस्थायी होता है। क्यों अस्थायी होता है? क्योंकि इसके जो अनुनाद संकर है उसमें जो ध्रुवी कैनोनिकल संरचना का समावेश होता है, जिसमें आवेश पृथक्करण होता है, आवेश अलग अलग होता है ना, अतः उसमें अस्थायित्व आ जाता है तथा सरलता से प्रोटॉन को प्रदान करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आवेशों का क्या होता है, पृथक्करण हो रहा है, मतलब ये इधर है, ये इधर है, मतलब ये स्थायी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आवेश है। जब तक ये स्थायी नहीं होगा तब तक क्या करेगा, ये कार्य करता रहेगा। तो क्या करता है, ये अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अपना प्लस चार्ज हटाने के लिए ये क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। यही बोला जा रहा है कि अतः उसमें स्थायित्व आ जाता है, अस्थायित्व आ जाता है तथा सरलता से प्रोटॉन को प्रदान करता है, मतलब फट से दे देता है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को क्या करना है, स्थायित्व प्राप्त करना है। क्लियर है, अतः प्रोटॉन प्लस दाता अम्ल ही प्रोटॉन प्लस देने वाला या दाता अम्लता को प्रदर्शित करता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रकृति क्या होता है, अम्लीय होता है। अब ये तो नॉर्मल में समझा दिया, अब मैं थोड़ा सा तरीका समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा, है ना। चलिए इसकी अनुनादी संरचना पढ़ते हैं। अब तो सबसे चलिए शुरुआत करते हैं, R और C यहाँ, और ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O H, इस तरह से ये संरचना है ना। अब मैं थोड़ा संरचना अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा ध्यान। इसके जो संरचना प्राप्त होगी उसी के आधार पर आपको क्लियर करना है कि ये अम्लीयता प्रदर्शित करता है। यहाँ पर पॉइंट अच्छे समझना, ये दोनों तरफ चलेगा। यहाँ देखिए कि अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ H2O के साथ, है ना, तो यहाँ क्या आएगा, देखिए शुरू में बताया था मैंने, यहाँ पर बताया, देखो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस चार्ज, और ये बनेगा आपका हाइड्रोनियम आयन, है ना। अब ये जो प्राप्त हुआ ये क्या है, ये जो प्राप्त हुआ है वो है आपका कार्बोक्सिलेट आयन, है ना, कार्बोक्सिलेट आयन है। और इस कार्बोक्सिलेट आयन का, है ना, हम लोग कुछ अनुनादी संरचना के बारे में पढ़ते हैं, है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी लिखाने का मैं लास्ट में लिखाऊंगा, है ना। ये पॉइंट पहले लिख लीजिएगा आप, क्लियर है। इसको बना लीजिएगा आप, ये वाला जो भाग है उसको, और ये वाला जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसको ही बना लीजिएगा। ये क्योंकि ये वाला मैं शुरू में बना दिया हूँ, इसको आप पीछे बना दीजिएगा। यहाँ पर ये संरचना जब आपको बनाना है उसी जगह आपको समझ आएगा कि यहाँ पर कैसे अम्लीयता है। दोनों तरीका देखना ध्यान से, है ना। वो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना, कि अवियोजित अम्ल की अनुनाद ऊर्जा कम होती है। ये तो आपको पहले बताता हूँ, इसको लिखना ना मत। अवियोजित अम्ल की अनुनाद ऊर्जा कम होती है। अब वियोजित के बारे में बात करते हैं। वियोजित मतलब टूट गया अब ना, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसके अनुनाद के बारे में बात करते हैं, है ना। ये RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये हो गया। यहाँ से इसके बारे में बात करते हैं, तो ये माइनस चार्ज है ना। तो माइनस चार्ज मैंने बताया था आपको कि इस जगह ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना हुआ है उस जगह ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींचने की कोशिश करेगा। और ये पहला नंबर का चित्र हो गया, ठीक है। देखिए अब इस कार्बन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया।
तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन से मिलेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ना। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिए ज़रा ध्यान से, C सिंगल बॉन्ड, ये माइनस चार्ज बन जाएगा, ये प्लस चार्ज बन जाएगा। सॉरी, हमारे पास एक चीज़ और समझिएगा कि हम लोग एक चीज़ पहले बताता हूँ कि जहाँ से ये माइनस चार्ज था ना, क्या था, माइनस चार्ज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन था तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका माइनस चार्ज हट गया, इसलिए यहाँ पर माइनस चार्ज मत डालिएगा। क्लियर है, ओके, समझ आया ना, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया तो माइनस चार्ज आया था। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब इस सिचुएशन में जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे बनेगा, RC, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये वाला अब ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। क्लियर है। अब ये माइनस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। अनुनादी संरचना में आपको पता होगा कि ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसके आधार पर ये पूरा इधर का भाग है वो आपका माइनस चार्ज प्रदर्शित करेगा, है ना। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, कैसे, क्यों अम्ल है, ये तरीका आपको अच्छा लगेगा तो इसको लिख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वह H+ आयन मुक्त करती है ना। यहाँ शुरू है ना ये वाला कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, H+ आयन मुक्त करती हैं, जिससे कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। क्लियर हो गया है ना। अब क्या होता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है ना, तो कार्बोक्सिलेट आयन के अनुनाद कार्बोक्सिलिक आयन में अनुनाद होने के कारण, है ना, कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद होने के कारण यह स्थायित्व प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि अनुनादी संरचना स्थायित्व को भी बताता है ना। अब इसको किसी H की आवश्यकता नहीं है, ये मान जाए, देखिए ये H+ में इसको घोले हम लोग तो ये संरचना प्राप्त हुआ, और इसमें हमको प्राप्त हुआ H+, इसके साथ जुड़ा हुआ ना H+। क्लियर है। तो ये अगर स्थायी हो गया तो उस H+ को वापस लेने की कोशिश नहीं करेगा, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, है ना। तो आयन में अनुनाद होने के कारण, कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद होने के कारण यह स्थायित्व प्राप्त करता है, जिससे विलयन में ये जो इस दोनों का विलयन है ना अपने पास, H+ और इसका G, है ना, जिससे विलयन में H+ मुक्त ही रहता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीयता प्रदर्शित करता है। यह हो गया 2 तरीका। क्या पता तीसरा तरीका आपको ज़्यादा बेटर लगे, मैं तीसरा तरीका समझाता हूँ। चलो तीसरा तरीका के लिए जगह यहाँ है, इसको रेड में कर देते हैं क्योंकि दिख नहीं पाएगा। तो तीसरा तरीका कि RC डबल बॉन्ड O, इसके पास लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड O, इसके पास भी लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन, ये हो गया संरचना फर्स्ट। और
इसका संरचना, अनुनादी संरचना देखते हैं आर सी। वही सिचुएशन फिर बताऊंगा ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये और इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, समझ रहा है बात। फिर वही लिखूंगा तो आर सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस चार्ज के साथ और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्लस चार्ज के साथ हाइड्रोजन, ये संरचना 2 हो गया। अब देखिए क्या बता रहा हूँ उसको समझना, इससे भी और स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या होता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है ना, कि किसके, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुनादी संरचना से, ये दोनों अनुनादी संरचना है ना, ये शुरू वाला का नहीं लिखा हूँ मैं, है ना, यहाँ पर लिखा हूँ देखो, ये सॉरी ये आ रहा है, ये और ये तीनों को लिख सकते हो आप लोग लाइन से, लेकिन मैंने 2 ही लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर कैसे मानना पड़ेगा, 1 2 3 मानना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि 1 और 2 2 ही मान लो, है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुनादी संरचना से स्पष्ट है कि संरचना 2 में OH, यहाँ पर OH बॉन्ड OH बंध के ऑक्सीजन है ना में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना। अतः ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉन को, क्यों, OH के बीच जो बॉन्ड उसका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। अतः सरलता से H+ आयन मुक्त हो जाता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीयता गुण प्रदर्शित करता है। ये 3 तरीका मैंने बताया है, जो तरीका आपको अच्छा लगे लिख लीजिएगा। ओके, चलिए तो आगे का जो पॉइंट है वो है साम्यावस्था स्थिरांक। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्लीयता को मापने की इकाई के बारे में, जिसको KA और PK के बारे में बताऊंगा। ये दोनों यूनिट्स हैं, क्या है, यूनिट। पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो KA है, KA का मान यदि अधिक होता है, मान लो जाए, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, A लिखा है यहाँ पर नीचे में, K मतलब स्थिरांक हो गया, है ना, और A मतलब एसिड संबंधित है, एसिड, तो अम्ल वियोजक स्थिरांक कहते हैं इसको, है ना, अम्ल वियोजक स्थिरांक। क्लियर है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर KA का मान अधिक होगा तो उतना ही ज़्यादा अम्ल प्रबल होगा, मतलब H+ का मान ज़्यादा रहेगा। अम्ल क्या है, जिसमें H+ का मान होता है, जिसमें H+ होती है ना। तो KA का मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। और PKA क्या है, ये इसका उल्टा होता है, PA का मान जितना अधिक होगा उतना ही अम्लीयता कम होगा, है ना। अगर PA का मान कम हो जाता है, PKA का मान कम हो जाता है तो अम्लीयता का मान बढ़ जाएगा। इसको बार बार रिपीट करके सुनिए, है ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको, कि KA का मान अगर अधिक है तो अम्लीयता अधिक रहेगी, PA का मान अधिक है तो अम्लीयता कम रहेगी। ओके, समझ आया। और दूसरा बोल सकते हैं ऐसे कि KA का मान कम होगा तो अम्लीयता कम होगी, PKA का मान कम होगा तो अम्लीयता अधिक होगी। मतलब समझ आया आपको, क्लियर कर लीजिए, रिपीट करके सुन लीजिए इसको, है ना। अब साम्यावस्था स्थिरांक में समझते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वहाँ जल, एल्कोहल, फिनाल से अधिक अम्लीय है, याद रखिएगा।
इसके अम्लता के कम ज़्यादा होने के कारण नेक्स्ट वीडियो में पढ़ पाएंगे। शुरू में मैं बताया था कि मैं इसको बताऊंगा इसी वीडियो में, लेकिन यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। इन सबसे अम्लीय, लेकिन क्या होता है, किंतु ये खनिज अम्ल जैसे HCl सबसे भारी अम्ल है ना, ये HNO3, नाइट्रिक अम्ल और H2SO4, ये सब खनिज अम्ल है, खनिज जुड़ा हुआ है। ओके, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता के बारे में, है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसकी अम्लता है जल, एल्कोहल, फिनाल से ज़्यादा होता है। जल, एल्कोहल एवं फिनाल से उसकी अम्लता क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन खनिज अम्ल HCl, HNO3, H2SO4 से कम होती है। इनको तो कोई मात नहीं दे सकता, ये सबसे ज़्यादा अम्लीय है तीनों। क्लियर है ना। तो थोड़ा सा अम्लीयता का क्रम भी हमारा क्वेश्चन में आ सकता है, तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ एकदम फटाक से कि सबसे ज़्यादा, अच्छा सबसे ज़्यादा तो एक चीज़ एल्काइन में चलते हैं हम लोग। एल्काइन मतलब, एल्काइन की बताने की जरूरत नहीं, लेकिन तभी बताता हूँ। एल्केन और एल्काइन होता है, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर होता है वो क्या होता है आपका, एल्काइन। तो सबसे कम अम्लीय होता है एल्काइन, उससे थोड़ा ज़्यादा अम्लीय होता है आपका एल्कोहल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है, थोड़ा सा अम्लीय नहीं होता है लगभग। ये तो आप तो जानते हो H2O का क्या होता है, H2O का जो मान होता है ये तो थोड़ा क्षारीय होता है ना, अम्लीय नहीं होता है, याद रखिएगा ना। और ये क्या है अपना उदासीन में आता है, किस में आता है, उदासीन में। अब H2O से ज़्यादा क्या है अम्लीय, कौन है, फिनाल, एरोमेटिक फिनाल कह सकते हैं उसको, एरोमेटिक फिनाल बोल देंगे, समझ आएगा, एरोमेटिक ही करके, है ना। और उससे ज़्यादा अम्लीय होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। और उससे ज़्यादा अम्लीय होता है आपका खनिज अम्ल, HCl, यह X मतलब हेलोजन, क्लियर है ना, HCl। ओके, तो ये एक अम्लीयता का एक क्रम है, अगर पेपर में आ जाए तो। क्लियर है। अब जब हम चलते हैं Ka और pKa के बारे में थोड़ा समझते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH, ये है ना, H2O के साथ क्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, ये अभिकर्मक है अपने पास, है ना। तो अभिकर्मक जब क्रिया करती है तब क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, यहाँ से समझिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकल कर इसका जुड़ता है, तो ये क्या आता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है H3O+। क्लियर है। और ये क्या बनता है, RC+O। तो यहाँ इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में चला जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो कौन सा आयन बनाएगा, माइनस आयन बनाएगा। तो यहाँ पर प्राप्त होता है RCO और O- प्राप्त होता है, प्लस HO3। और ये दोनों तरफ से हो सकता है, क्योंकि फिर से वैसी क्रिया हो सकती है यहाँ पर। क्लियर है, क्योंकि H+ इसको मिल जाएगा, मान जाए इसको, है ना। तो फिर से क्या हो सकता है, यही क्रिया करते हैं कार्बोक्सिलेट वाला है सिस्टम में, है ना, जो हम लोग इसके जस्ट पीछे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा से कि यहाँ पर होगा क्या। चलिए, ये अपना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कार्बोक्सिलेट आयन, है ना। चलिए, अब हम लोग पॉइंट में जाते हैं सीधा कि K और pKa में क्या फ़र्क है। अब कोई भी स्थिरांक है अपने पास, K कैसे अपनी कविता आती है ना, तो K से हम लोग अगर स्थिरांक मानते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपका उत्पाद बटा अभिकर्मक, रिएक्टेंट, और इन प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, उत्पाद बटा अभिकर्मक, है ना। तो यहाँ देखो उत्पाद क्या है, Ka, उत्पाद हमारे पास ये प्राप्त हुआ है RCOO-, क्लियर है। और क्या प्राप्त हुआ है, H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन है ना। और अभिकर्मक में कौन है हमारे पास, ये है दोनों जने, RCOOH, और कौन है, H2O। क्लियर है।
अब यहाँ पर हम लोग माध्य तिर्यक गुना करते हैं या इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं उसको। तो ये H2O के यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाता है आपका KH2O इक्वल टू RCOO, सॉरी इसको अलग कोष्टक में लिख देना आप लोग, H3O अपान RCOOH, ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं KA मतलब ये क्या है आपका, यही बताया था आपको कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट अर्थात अम्ल वियोजक स्थिरांक है ये, RCOOH3O प्लस RCOOH, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको समझना ध्यान से, है ना, कि हमारे पास KA का मान देखिए, ऊपर वाला भाग है और ये नीचे वाला भाग है। ऊपर वाला भाग मतलब क्या है, अपने पास है RCOO माइनस H3O, मतलब ये H3O है, इसमें क्या है अपने पास H प्लस मिला हुआ है ना। तो अभी इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पर H प्लस बस को बात करते हैं ना, ठीक है। मतलब क्या है कि हमने RCOOH को दो भागों में बांटा है, एक भाग में RCOO माइनस और किस में H प्लस में बांटा है, तो H प्लस के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और RCOOH इसको रहने दो, है ना, ये है ना मेन उत्पाद, ये है ना H3O प्लस है ये, ठीक है। लेकिन मैं अभी हाइड्रोजन समझा रहा हूँ आपको, इसको भी लिखो तो वही चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि KA का मान अगर ये बराबर में है, नीचे में नहीं है, बटा में नहीं है, बटा के नीचे वाला है आपका व्युत्क्रमानुपात होता है, ये उसका हो गया समानुपाती, हो गया ना, बराबर है ना। मतलब क्या है कि RCOO माइनस H प्लस ऐसा है अपने पास। इसका मतलब ये है कि अगर KA का मान ज़्यादा है या KA का मान अगर ज़्यादा है तो उस KA के मान के ज़्यादा होने से उसमें H प्लस का मान ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, समझिएगा बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। KA का मान अगर इसके बराबर है ना, या अर्थात इसके KA का मान अगर ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा होते जाएगा, KA का मान जितना ज़्यादा होते जाएगा उतना ही मात्रा में H प्लस में, H प्लस लिखने का मतलब क्या है, अम्ल को दर्शाता है कि KA का मान जितना बढ़ता जाएगा उसी तरह से ये दो जने अलग होते जाएंगे। मतलब कौन, RCOO माइनस और H प्लस क्या होते हैं, अलग होते जाएंगे। अब अलग होते जाएंगे मतलब उसमें क्या निकल जाएगा, H प्लस की मात्रा रहेगी, और H प्लस की मात्रा जहाँ रहेगी वो क्या है, अम्लीय है। क्या है, अम्लीय है। मतलब KA का मान जितना बढ़ेगा H प्लस का मान उतना ही बढ़ता जाएगा और वहाँ अम्लीयता प्रदर्शित करता जाएगा। क्लियर है। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि ये H प्लस और pH मान उनमें फ़र्क है ना, H प्लस अलग है और pH मान अलग है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा तुलना करूँगा, है ना। तो ये आपको समझ आ गया कि KA का मान जितना बढ़ता जाएगा उतना ही वो अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए ये दोनों जने अलग होते जाएंगे, K प्लस मिल रहा है मतलब अम्ल बढ़ रहा है, ठीक है। और आजकल जो अम्लीयता है उस अम्लीयता को KA के स्थान पर ना इसको पुराना मान दिया गया है। आजकल हम लोग नहीं, वैज्ञानिक लोग हैं ना, किसका यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं PKA का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, PKA। अब ये PKA क्या है, तो एक्चुअली मैं बता दूं कि ये जो PKA है वहाँ KA का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। मतलब जो PKA का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग KA। क्लियर है। अब इसका मतलब तो नहीं समझे, लिख तो दिए है ना, तो इसका मतलब ये बता देता हूँ मैं आपको कि अगर KA का मान ज़्यादा है, KA का मान क्या है, ज़्यादा है, तो PKA का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि KA का मान ज़्यादा होगा तो अम्लीयता बढ़ेगा, KA का मान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगा, और KA का मान कम होगा तो अम्लीयता बढ़ेगा। तो एक दूसरे को उल्टा हो गया। क्लियर है अपने पास है, ये आपको समझ आ गया हो गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लो जाए आपको समझ आए तो, है ना, ऐसे आएगा ही, है ना। मान लो जाए हमारे पास pH के बारे में बात करते हैं, pH मान, है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का सांद्रता। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब pH का मतलब क्या होता है, log H प्लस, पता है ना आपको pH का मतलब माइनस लॉग H प्लस। इसका मतलब ये है कि मान लो जाए किसी भी विलयन का pH मान, मान लो जाए मैं देखता हूँ 2 है, कितना है, 2, तो 2 है, तो इसकी जो H
प्लस की सांद्रता है वो कितनी होगी? 10⁻²। pH मान अगर 2 है तो इसके H प्लस की सांद्रता क्या है? 10⁻²। मतलब क्या हो जाएगा? 1/10⁻²। तो ये हो गया 1/100। क्लियर है? 1/100। अगर pH मान है आपका 3 तो H प्लस का मान कितना हो जाएगा? 10⁻³ तो हो जाएगा ये अपना 1000। अब बताओ ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? ये ज़्यादा है 1/100। ये क्या है? कम है। अब इससे क्या समझ आ रहा है आपको कि pH का मान अगर बढ़ता है, pH का मान अगर क्या होता है? बढ़ता है। याद ध्यान सुनिएगा बात को मेरी। pH का मान 2 था, अभी 3 हो गया, बढ़ता है तो H प्लस का मान क्या होता है? कम होता है। ये आपको माइंड में रखना है। अगर pH का मान कम होता है तो H प्लस का मान बढ़ता है। आपको एक समझा देता हूँ, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। मान लो जाए एक उदासीन है जिसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। अगर इसका pH मान बढ़ रहा है, pH मान मतलब 8 हो गया, तो इसमें H प्लस की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है। याद रखिएगा pH का मान अगर ना हो गया तो H प्लस का मान फिर क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा। मतलब ये अम्लीयता कम होती जाएगी और क्या बढ़ती जाएगी? क्षारीयता। उसी तरह अगर pH का मान कम होते जा रहा है, ये 6 हो गया, तो इसमें H प्लस की मात्रा क्या होती? ज़्यादा होती जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके समझने के लिए है। अगर आप टीचर लाइन में जाते हो तो भी इसको समझाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पर H प्लस का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि जितना pH मान कम होते जाएगा अम्लीयता कहलाएगी और H प्लस की सांद्रता बढ़ती जाएगी। उसमें जितना अम्ल होगा उतना ही ज़्यादा H प्लस की सांद्रता होगी। क्लियर है? तो ये दोनों आपको समझ आ गया Ka और क्या है pKa में क्या फ़र्क है। Ka का मान अगर बढ़ेगा तो pK मान क्या हो जाएगा? घटेगा। क्लियर है? या कह सकते हैं हम लोग कि अगर K का मान कम होता है तो अम्लीयता कम होता है, K का मान बढ़ता है तो अम्लीयता बढ़ता है। अब pK में आ जाते हैं। P का मान कम होता है तो अम्लीयता बढ़ता है, P का मान ज़्यादा होता है तो अम्लीयता कम होता है। ये आपके माइंड में बसा लीजिए। इसको लिख कर देखिए तब आपको समझ आएगा। क्लियर?